हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद होगा सब अच्छे होंगे। चलिए, सबसे पहले जो नए साथी आज हमारे जुड़ेंगे उन्हें बताना चाहेंगे हम। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत और हमने उसमें शुरू कर दिया है असहयोग आंदोलन। तो चलिए, आज हम अभी तो 2022 में हैं, लेकिन आज वापस चलते हैं 1900 में। कब? 1923-24 में चलते हैं। अभी वहाँ की बात करेंगे हम। तो चलिए, इसके पहली क्लास में हमने स्वराज पार्टी पढ़ा था पूरा। तो चलिए, आगे पढ़ने से पहले ये दो तीन चार क्वेश्चन हैं इसे बनाए हुए, उनको इनको कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये दो तीन चार क्वेश्चन है तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके इसके पहली क्लास में बात की थी हमने स्वराज पार्टी की और उसका गठन, निर्माण, ये सब चीज़ों की बात कर ली थी हमने। तो चलिए, आज बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आप बताइएगा स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, इसकी बात भी हमने की थी। चलिए, स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में। मार्च 1923 में इसका गठन क्यों होता है, हमने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया जाता है। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरा इधर उधर हो जाती है और दो भागों में यह विभाजित हो जाती है। दो भाग, एक परिवर्तनकारी गुट होता है और एक अपरिवर्तनकारी गुट होता है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं अपनी पहली क्लास में। तो चलिए, थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें समझने वाला है ही क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़। बाकी रिवीजन करते रहेंगे हर एक चीज़ का, धीरे धीरे दिमाग में बैठती जाएंगी। चलिए, दिख रहा। चलिए, स्वराज पार्टी तो इसके अध्यक्ष होते हैं, हमने आपको बताया था, अध्यक्ष CR दास जी, और इसके सचिव जो होते हैं मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं, ये गठन करते हैं उसकी। चलिए, इसकी घोषणा कब की जाती है स्वराज पार्टी बनाने की, कि हम स्वराज पार्टी का निर्माण करेंगे? उसकी घोषणा होती है 1922 में। याद रखिएगा, घोषणा दिसंबर 1922 में कर देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया या स्थगित कब कर दिया गया? तो याद रखिएगा 1922 में। कब? 1922 में, 12 फरवरी 1922। कल डेट हमने आपको बताई थी। इन सब चीज़ों की बात हम विस्तार से करते हुए चल रहे हैं। चलिए, देखिए, जो साथी नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे। ये यूट्यूब तो है ही, लेकिन वो वाला यूट्यूब नहीं है कि आपको केवल वन लाइनर मिलेगा ना। आपको साइड की चीज़ें भी बताई जाएंगी। जो हमारे पास है हम आपको पूरा वही देंगे, है ना। उसमें ये नहीं कि शॉर्ट कर देंगे फ्री में कुछ। फ्री में क्या भैया, हम तो पैसे दे के मिला है ना हमको, तो आप लोगों को फ्री मिल रहा है। तो जो साथी चाहेंगे वो नोट्स वगैरह अपने बना सकते हैं, या आपकी मर्जी है जैसे आप पढ़ना चाहें। तो चलिए, असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 1922 में। हमने आपको बताया था चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं चौरी चौरा कांड में? तो याद रखिएगा 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद हमने आपको बताया था उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं भगवान अहिर। कौन? भगवान अहिर। चलिए, उसके बाद हमने आपको बताया चौरी चौरा कांड कब घटित होता है? तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922। चलिए, अगला है हमारा शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार। हमने आपको बताया था कि जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है उसके बाद हमने आपको बताया कि शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार होता है कहाँ पे? मद्रास में। और सबसे ज़्यादा शिक्षा का बहिष्कार कहाँ पे होता है? तो बंगाल, पंजाब और बम्बई वगैरह में सबसे ज़्यादा शिक्षा का बहिष्कार होता है, याद रखिएगा। चलिए, हमने आपको बताया था असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोहर, जुलू पदक और ये केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। जमनालाल बजाज जी राय बहादुर की उपाधि त्याग देते हैं। चलिए, ये सब चीज़ें हम इसकी अपनी पहली क्लास में बातें कर चुके हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और बताइएगा हमें। हमने आपको बताया था कल कि गांधी जी ने कम वस्त्र धारण करना कहाँ से शुरू किया? गांधी जी ने कम वस्त्र धारण करना कहाँ से शुरू किया? तो याद रखिएगा मदुरई से। जब गांधी जी मदुरई आते हैं, तमिलनाडु के छात्र इनको बुलाते हैं और वहाँ पे छात्र कहते हैं गांधी जी से कि खादी महंगी होने की बात कहते हैं, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि आप लोग कम वस्त्र धारण करिए, और गांधी जी भी वहीं से कम वस्त्र धारण करना शुरू कर देते हैं, याद रखिएगा। चलिए, शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार कहाँ पे होता है? तो मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। चलिए, ये हो गए। अब कल हमने बात कर ली थी स्वराज पार्टी को मौलाना आज़ाद जी इसके अध्यक्ष होते हैं। एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिल्ली में, उसके अंतर्गत इसको मान्यता दी जाती है किसकी? कांग्रेस की, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी को। चलिए, वापस आते हैं। स्वराज पार्टी को मान्यता कब दी गई? चलिए, हमने आपको कल बताया था
कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है 1923 में सितंबर में, जिसके अंतर्गत स्वराज पार्टी को कांग्रेस की मान्यता दी जाती है, याद रखिएगा। उसके अध्यक्ष होते हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद उसके अध्यक्ष होते हैं। सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन में इसको कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं अपने। चलिए, कल हमने बात की स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का गठन हो गया था, याद रखिएगा। अध्यक्ष थे CR दास जी और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए अब बात करते हैं। हमने आपको बताया कि गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी और CR दास जी के मध्य एक समझौता होता है। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए, क्या बताया हमने, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है खराब स्वास्थ्य के कारण। इनको असहयोग आंदोलन में असंतोष फैलाने के उसमें मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्रूमफील्ड न्यायाधीश द्वारा इनको 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण इनको 5 फरवरी 1924 में छोड़ा जाता है। उसके बाद गांधी जी और CR दास जी के मध्य 6 नवंबर 1924 को एक समझौता होता है, जिसे हम लोग गांधी-दास समझौता कहते हैं। क्या समझौता कहते हैं? गांधी-दास समझौता कहते हैं इसको। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी और CR दास जी के मध्य होता है। उसके बाद इस समझौते में यह पुष्टि होती है कि जो स्वराज पार्टी है वह कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी, उसके अंडर में कार्य नहीं करेगी। वह स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेगी और उसका सचिवालय भी अलग होगा। वह चाहे तो स्वराज पार्टी को पूरी तरीके से कांग्रेस के अंडर में कार्य नहीं करेगी। इसके बाद कांग्रेस का बेलगांव कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा, कर्नाटक का अधिवेशन भी कहते हैं, इसे बेलगांव वार्षिक अधिवेशन भी कहते हैं कांग्रेस का। यह एक ऐसा जो वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। बाकी किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने नहीं की थी। चलिए, एक इससे याद आ गया, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया, बताइएगा आप लोग हमें। चलिए, सबसे पहले गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, याद चलिए बताइएगा आप हमें। तो चलिए थोड़ा वापस चलते हैं पीछे की ओर, वहाँ पे ढूंढते हैं कब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए याद रखिएगा, जब हमने बात की थी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया था पहली बार तो ये 1896 में वापस आते हैं और अपने पत्नी और बच्चों को लेकर फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद जब ये 1901 में याद करिएगा, हमने बात किया था बोहर युद्ध होता है। उसके बाद जब गांधी जी बुलाए जाते हैं तो 1901 में जब गांधी जी भारत आते हैं तो ये एक महाराष्ट्र मुंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना करते हैं, प्लस कांग्रेस को 1901 का कलकत्ता के अधिवेशन में ये भाग लेते हैं, याद रखिएगा। पहली बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और याद आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीति में आगमन कब होता है, तो चलिए आप बताइएगा हमें कब होता है। चंपारण आंदोलन की बात हमने की थी 1917 में, याद होगा आप लोगों को। उसी आंदोलन के बाद से गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको दी थी, याद रखिएगा, गांधी जी को। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पीछे चले जाएंगे तो फिर बीच बीच में थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कि पीछे चले जाएँ तो पता लगा पीछे का ही पढ़ते रहें, आगे ना बढ़ पाएँ, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। चलिए यह एक ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था, बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। एयरफोर्स वाले जो हमारे साथी होंगे वो तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, बेलगांव, मिशन बेलगांव, है ना, काश। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बेलगांव अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, याद रखिएगा। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की और इसी अधिवेशन में यह पुष्टि की जाती है, इसी अधिवेशन में गांधी और जो CR दास जी के मध्य समझौता होता है स्वराज पार्टी को लेकर, उसकी पुष्टि कर दी जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी के चुनाव, इसकी बात आगे करेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलिए, नहीं आज की पूरी क्लास पता लगाओ ओरली हो जाए, है सब लोग बोलेंगे ओरली पढ़ा दिया।
चलिए बात करते हैं सबसे पहले गांधी-दास समझौता। गांधी-दास समझौता, दास का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, CR दास जी, है ना, याद रखिएगा। गांधी-दास समझौता ज़्यादा छोटा लिख दिया, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। गांधी-दास समझौता, चलिए कब होता है, हमने आपको बताया 6 नवंबर 1924 में, याद रखिएगा। 6 नवंबर 1924 को गांधी और CR दास जी के मध्य एक समझौता होता है। एक समझौता होता है, समझौते का निर्णय हमने आपको बताया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस से अंतर्गत कार्य नहीं करेगी और उसका सचिवालय भी अलग होगा। याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी, कांग्रेस के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी, याद रखिएगा। कार्य नहीं करेगी, वह उसका सचिवालय भी अलग होगा, याद रखिएगा। उसका मतलब स्वराज पार्टी का सचिवालय भी अलग होगा। उसका सचिवालय भी अलग होगा, याद रखिएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करिएगा। गांधीदास समझौता है, पूछा जाएगा कि कब हुआ, इस समझौते में होता क्या है, पूछा जा सकता है। भाई एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हमसे बता के पूछेगा तो फिर बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाया जाता है ना उसमें। अब वन लाइनर में क्या बनाएंगे, बना देंगे गांधीदास समझौता क्या हुआ 6 नवंबर 1924 को, ये बता देंगे सीधा 1924 में। प्रॉपर डेट पूछ लिया तो चलिए उसमें फंस गए, है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। अब मान लीजिए उसमें पूछता है निर्णय में हुआ क्या, है ना, निर्णय में क्या हुआ पूछेगा तो फिर याद रखिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं जल्दी से नोट करिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, सॉरी हाँ, बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का। इसमें क्वेश्चन हम भी पढ़ते हैं भाई, है ना। यूट्यूब पे हम देखते हैं कि एकमात्र ऐसा कौन सा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। तो भाई वो तो सबको पता है, बेलगांव कर्नाटक का। लेकिन मान लीजिए उसमें ये पूछ लिया ना कि जो गांधी दास समझौता होता है इसकी पुष्टि किस अधिवेशन में की गई, इसकी पुष्टि किस अधिवेशन में की गई, तो याद रखिएगा कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव है कहाँ पे, कर्नाटक में। इसको कर्नाटक अधिवेशन भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग बता दीजिएगा अगर हमारा लिखना नहीं अच्छा लगता है तो हम ओरल ही पढ़ा देंगे भैया। ओरल में तो हमको और मज़ा आ जाएगी, खाली बोलते जाओ, धड़ धड़ धड़, लिखने वाला काम ही ख़त्म। जब 1 घंटा भैया इसे लिखना पड़ेगा ना तो ये पूरा हाथ ऐसे बैठ जाता है। अब जो लिखता है उसी को पता चलता है। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का, ज़्यादा बातें ना करते हैं। कांग्रेस का बेलगांव, बेलगांव है कहाँ पे, तो याद रखिएगा कर्नाटक। कहाँ पे, कर्नाटक। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। एक बार राष्ट्रीय उद्यान की एक अलग से क्लास करेंगे, एक बार कर चुके हैं, अगली बार और धुआंधार तरीके से। वो तो हमारा पहली बार था, तो पहली बार चीज़ें थोड़ा कम अच्छी होती हैं, अगली बार थोड़ा और अच्छी होती हैं। फिर धीरे धीरे जो पहली सीढ़ी होती है ना वो सबसे कठिन वही होती है। जब आदमी पहली सीढ़ी चढ़ लेता है तो वह धीरे धीरे सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, याद रखिएगा। सॉरी इसमें क्या याद रखना। चलिए कांग्रेस का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, याद रखिएगा। चलिए कब, यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन इससे हमारा यही बनेगा। यह एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता
गांधी जी करते हैं, याद रखिएगा। जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। चलिए, इसी अधिवेशन में पुष्टि होती है गांधी और दास समझौते की, याद रखिएगा, CR दास जी के। चलिए, इसी अधिवेशन में गांधी और CR दास जी के मध्य, चलिए इसको मत लिखिएगा, हम आपको बताते हैं, गांधी और दास समझौते की पुष्टि होती है इसी अधिवेशन में। दास समझौते की पुष्टि होती है, याद रखिएगा। पुष्टि होती है। चलिए, हो गया। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव की। हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय क्या होता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू का, कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में प्रवेश करके जो सरकार के कार्य हैं उनमें बाधा उत्पन्न करेंगे, सरकार के कार्य को बाधा उत्पन्न करेंगे या उनमें बीच में रुकावट पैदा करेंगे। ये था उनका मेन मकसद। तो कांग्रेस स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, या इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बोलते हैं, याद रखिएगा। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी इसको बोलते हैं, किसको, स्वराज पार्टी को। चलिए, बात करते हैं स्वराज पार्टी के चुनाव की। तो यह जो स्वराज पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है। कितनी सीटों पे? 101 सीटों पे चुनाव लड़ती है और यह 42 सीटों में विजय प्राप्त होती है। 42 सीटों में यह जीत जाती है, याद रखिएगा। सब इसे यूपी और बम्बई में पर्याप्त बहुमत मिलता है। पर्याप्त बहुमत का मतलब संतोषजनक उसके आंकड़े होते हैं। कहाँ पे? यूपी और बम्बई में, याद रखिएगा। उसके बाद और मद्रास और पंजाब में इसको सफलता नहीं मिलती है। इसको स्वराज पार्टी को या कांग्रेस खिलाफत पार्टी को 101 सीटों में चुनाव लड़ती है, 42 सीटों में चुनाव जीत जाती है। बम्बई और इधर बम्बई, यूपी और कोलकाता वगैरह में इसको सफलता मिलती है, लेकिन मद्रास और पंजाब में इसको बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है, याद रखिएगा। उसके बाद सफलता मिलने के बाद CR दास जी, भाई हमने बताया कांग्रेस स्वराज पार्टी के कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होते हैं CR दास जी। जब ये लोग विधानमंडल में भाई प्रवेश कर जाते हैं, 42 सीटें जीत लेते हैं, तो ये अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले CR दास जी कलकत्ता के मेयर बनते हैं, याद रखिएगा। कलकत्ता के मेयर बनते हैं CR दास जी। और सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी। जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी पटना के नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद पटना के। और विट्ठल भाई पटेल बम्बई नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि स्वराज पार्टी के चुनाव जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ के कार्यकारी अधिकारी बने थे, तो याद रखिएगा कलकत्ता नगर निगम के। कहाँ पे? कलकत्ता नगर निगम के। चलिए एक बार पूरा रिवाइज करते हैं सुभाष से। सबसे पहले पंडित CR दास जी कहाँ के बनते हैं, तो CR दास जी कलकत्ता के मेयर बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बात की हमने सुभाष चंद्र बोस की, तो कलकत्ता नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो नेहरू जी बनते हैं इलाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद जी पटना नगर पालिका अध्यक्ष। और विट्ठल भाई पटेल बम्बई नगर निगम, याद रखिएगा। बम्बई नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद स्वराज पार्टी का सबसे जो इसका मेन मकसद होता है विधानमंडल का अध्यक्ष बनना, वह यह हासिल कर लेती है। विधानमंडल का अध्यक्ष बनना ये स्वराज पार्टी अपना हासिल कर लेती है, याद रखिएगा। उसके बाद ही होता है, चलिए उसके बाद आगे करते हैं, आगे की बात आगे करेंगे, क्योंकि वहाँ से टॉपिक थोड़ा सा घूमेगा ना, फिर उसमें समझ में नहीं आएगा। मोतीलाल उसमें गोलमेज सम्मेलन की बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। ये हो गया ना गांधीदास समझौते की पुष्टि कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन में होती है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्वराज पार्टी के चुनाव की। स्वराज पार्टी के चुनाव की बात करते हैं।
हमने आपको बताया 101 सीटों में चुनाव लड़ती है और 42 सीटों में विजयी होती है। हेडिंग लगाइएगा स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का चुनाव, स्वराज पार्टी का चुनाव। तो याद रखिएगा नवंबर 1923 में विधानमंडल के चुनाव होते हैं और 101 सीटों में 42 सीटों में विजयी होती है, याद रखिएगा। चलिए नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में यह बयालीस सीटों में विजयी होती है या 42 सीटों में सफलता प्राप्त होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इसको जो बहुमत होता है इधर बंगाल वगैरह में और यूपी, बंगाल में, बंगाल की तरफ सबसे ज़्यादा इसको बहुमत होता है और यूपी और ये बम्बई में इसको संतोषजनक सफलता प्राप्त होती है, उतना निराशा नहीं होती है। लेकिन मद्रास और पंजाब में इसको बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है, शून्य के बराबर होती है, याद रखिएगा। चलिए बंगाल, मध्य प्रांत में पूर्ण सफलता मिली और संतोषजनक सफलता यूपी और मुंबई में। संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई, याद रखिएगा। और मद्रास व पंजाब में सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिलती है। मद्रास से आपको एक चीज़ और याद आ जानी चाहिए, शिक्षा का सबसे कम बहिष्कार होता है मद्रास में, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की घोषणा के बाद। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं धड़ाधड़। चलिए आगे की बात करते हैं, कौन कहाँ का क्या नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिएगा आप चाहें तो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं CR दास जी की। तो यह कलकत्ता के मेयर बनते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कलकत्ता के मेयर बने। देखिए जो बोर्ड पे लिखते हैं ना, इसको आप सीरियसली लीजिएगा। बोलते भी हम ज़्यादा इधर उधर है नहीं, बाकी जो लोग ऐसे जानते हैं हमें उसमें तो बहुत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब कुछ लोग देखते हैं हमको तो अरे विश्वास ही नहीं करते कि हम हैं, है ना। तो करिश्मा है, चमत्कार है ना। तो चलिए चमत्कार को चमत्कार रहने दीजिए, आप इसको सीरियसली लीजिएगा भाई साहब। चलिए आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी बनते हैं, याद रखिएगा, अधिकारी सॉरी। कलकत्ता निगम के कार्यकारी अधिकारी। अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस जी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ के होते हैं, चलिए बताइएगा। सामने तो कोई है नहीं, हाँ इतना है जो सामने बैठेगा बंदा ना, वो हमको बेशक ना है लेकिन सामने वाले को जरूर आएगा यदि वो हमारे साथ पढ़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा, इलाहाबाद नगर पालिका।
इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, याद रखिएगा। इलाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष। इनका राजनीति में प्रवेश कब होता है भाई साहब? अभी तो हमने बात किया इसकी, राजनीति में प्रवेश कब होता है जवाहरलाल नेहरू जी का? चलिए बताइएगा उधर ही से, अपने आप मन में बताइएगा कब होता है। अभी लाइव वाला सिस्टम नहीं है ना, लाइव के लिए बोलते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, पता नहीं कब होगा ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता हमारे लिए ना, बस हम पढ़ते रहें, आप पढ़ते रहिए। चलिए, जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, उसके वल्लभ भाई पटेल जी कहाँ के बनते हैं? अरे यार, वल्लभ भाई पटेल जी याद रखिएगा, अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के बनते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद जी पटना के नगर पालिका अध्यक्ष, इसी का मतलब है, समझ जाइएगा इतना। और विट्ठल भाई पटेल, बम्बई नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। बम्बई नगर निगम के अध्यक्ष, बम्बई नगर निगम के अध्यक्ष। चलिए, इसको ज़रूर नोट करिएगा। जो साथी पूरी क्लास देखते हों, हमें तो नहीं लगता कि कोई पूरी क्लास देखता होगा, लेकिन जो देखेगा फ़ायदे में ज़रूर रहेगा, इतना वादा है हमारा, है ना। क्योंकि चीज़ें एक जगह से नहीं प्राप्त की होती है ना, काफ़ी जगह मिलती हैं, तब वो हमारे तक पहुँचती हैं। तो याद रखिएगा, इसको ज़रूर नोट करिएगा, है ना। इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, तब तक आगे की कहानी हम शुरू करते हैं, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए, हमने आपको बताया कि स्वराज्य जो पार्टी, इसकी स्वराज्यों की विशेष उपलब्धि होती है कि विधानमंडल में अध्यक्ष बनाना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू जी 1924 में, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू जी 1924 में भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखते हैं, भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखते हैं। इसके जो भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव कब रखा जाता है, तो याद रखिएगा 1924 में मोतीलाल नेहरू जी रखते हैं, याद रखिएगा। जो ये भारतीय संविधान सभा का जो प्रस्ताव रखते हैं, इसके तहत गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन का मतलब यह होता है जो ब्रिटिश प्रतिनिधि होता है, याद रखिएगा। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए, 2 मिनट रुक जाइए, फिर बात करते हैं इसकी, जल्दी से करिएगा। चलिए, उम्मीद होगी आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, एक पॉइंट आप चाहे तो लिख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं कि स्वराज्यों की विशेष उपलब्धि, स्वराज्यों की विशेष उपलब्धि केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष बनाना, याद रखिएगा। स्वराज्यों की विशेष उपलब्धि क्या होती है? केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष बनाना। चलिए, 1 2 3 पॉइंट की बात और करेंगे, उसके बाद बाकी की क्लास साइमन कमीशन कल पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अब जितनी आगे की क्लास होंगी धुआंधार तरीके से होंगी, याद रखिएगा। बीच में थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि उनसे फिर जूझना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो चलिए, आगे बात करते हैं। अब गोलमेज सम्मेलन की मांग और भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जाता है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 1924 में। हमने आपको बताया 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जाता है। इसी के तहत गोलमेज सम्मेलन की मांग हुई। और गोलमेज सम्मेलन होता है, का मतलब होता है ब्रिटिश जो प्रतिनिधि होता है उसे सीधी बात करना, ब्रिटिश प्रतिनिधि से सीधी बात। ब्रिटिश प्रतिनिधि जो होता है भाई, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, याद रखिएगा। उससे ब्रिटिश प्रतिनिधि जो ब्रिटिश जो एक था पूरी भाई जो थे ब्रिटिश, उनका जो हेड होता है उससे सीधी बात करना।
चलिए उसके बाद जून 1925 में सी आर दास जी की मृत्यु हो जाती है और स्वराज पार्टी अपने अंत की ओर चली जाती है, याद रखिएगा। फिर इधर 1923 और 27 के बीच में इसके पहले जो दंगे होते हैं इनके प्रायश्चित हुए तो गांधी जी मौलाना आज़ाद के घर पे 21 दिनों का उपवास करते हैं। इसी के उसमें 21 दिनों का उपवास करते हैं, याद रखिएगा। फिर एक नोट पॉइंट में आगे बात करेंगे, चलिए पहले इसको कर लीजिएगा। चलिए स्वराज्यों की विशेष उपलब्धि होती है केंद्रीय विधानमंडल में अपना अध्यक्ष बनाना, ये कर लिया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ज़्यादा छोटा, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए लिखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने 1924 में भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, याद रखिएगा। इसी के तहत गोलमेज सम्मेलन की मांग हुई। एक मिनट रुकिएगा। चलिए गोलमेज सम्मेलन की मांग हुई। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, याद लिख लीजिएगा। ब्रिटिश प्रतिनिधि से सीधी बात, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट बात करते हैं। जून 1925 में सी आर दास जी की मृत्यु हो जाती है, हमने आपको बताया। जून 1925 में सी आर दास जी की मृत्यु हो जाती है। स्वराज पार्टी अंत की ओर जाती है और स्वराज पार्टी अंत की ओर चली जाती है, याद रखिएगा। चलिए इसको कंप्लीट करिएगा जल्दी से। सी आर दास जी की मृत्यु जून 1925 में, याद रखिएगा। पूछी जा सकती है कि सी आर दास जी की मृत्यु कब, तो जून 1925 में, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है सितंबर 1924 में गांधी जी, ये ऊपर वाला दिख रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। सितंबर 1924 में गांधी जी दिल्ली स्थित मौलाना मोहम्मद, सॉरी आज़ाद बोल दिया था हमने, मोहम्मद अली होगा, मौलाना मोहम्मद अली के
प्रायश्चित के लिए 21 दिन का उपवास करते हैं। चलिए 21 दिन का उपवास करते हैं, याद रखिएगा कहाँ पे, दिल्ली में, सितंबर 1924 में, याद रखिएगा। चलिए इसको कंप्लीट करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए इसी के मध्य 1923 और 27 के मध्य हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। इन सब दंगों से अलग होकर मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस स्वतंत्र लीग की स्थापना करते हैं, याद रखिएगा। कांग्रेस स्वतंत्र लीग की स्थापना करते हैं कौन? लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने, याद रखिएगा। चलिए वर्ष हिंदू मुस्लिम दंगे हुए जिससे मदन मोहन मालवीय लाला लाजपत राय अलग होकर लाला लाजपत राय कांग्रेस स्वतंत्र लीग की स्थापना करते हैं। की स्थापना करते हैं।